नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जनवरी से लेकर और मई 2023 का जो कंटेंट है वो समाप्त किया। आज की क्लास में हम जून 2023 से शुरुआत करने वाले हैं और जैसा कि हर बार जो हमारा पैटर्न होता है, यानी कि पहली क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, इस महीने में क्या क्या है प्रमुख योजनाएं, प्रमुख कार्यक्रम, प्रमुख नीतियां या अभियान जो रहे हैं, यानी कि जून 2023 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा क्या नई योजनाएं कुछ लॉन्च की गई या फिर पुरानी योजनाओं में कुछ अपडेट किया गया, इस तरह के क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। और मैं हर बार यानी कि क्लास की शुरुआत में जब भी योजनाओं वाली क्लास होती है, मैंने हर बार आपको कहा है कि योजनाओं वाला ही एक ऐसा टॉपिक है जिस पर थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि लेटेस्ट जो हुआ सेकंड ग्रेड वाला री एग्जाम, उसमें भी योजनाओं को लेकर ही क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पूछा गया, यानी कि डिटेल में पूछा गया है। ऑप्शन ए है राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी जोधपुर को इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया है। ऑप्शन बी है इसके क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए की राशि के साथ लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया गया है। सी है कि लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस के लिए कला प्रदर्शन के अवसर दिए जाएंगे। और ऑप्शन डी है लोक कलाकारों को उनकी कला से संबंधित यंत्र उपकरण आदि क्रय करने हेतु 10,000 रुपए की एक बारी है आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, यानी कि एक बार उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या इसका क्रियान्वयन राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी जोधपुर द्वारा किया जा रहा है, यानी कि इसको इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है, तो ये एकदम सही बात है, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर नहीं है। नोडल एजेंसी है राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी और कला एवं संस्कृति विभाग इसका प्रशासनिक विभाग है। कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार का कला एवं संस्कृति विभाग इस योजना का प्रशासनिक विभाग है और जिसके अधीन है राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी जोधपुर, जो कि इसके लिए नोडल निकाय है। इसके क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए की राशि के साथ लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाएगा। ये बात भी एकदम सही है। राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में ये घोषणा की गई। 23-24 यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023, इसकी घोषणा की गई राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में और कहा गया कि इसके क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि के साथ लोक कलाकार कल्याण कोष भी बनाया जाएगा। ऑप्शन सी है, यानी कि ये भी उसका उत्तर नहीं है, ये बात सही है। लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस के लिए कला प्रदर्शन के अवसर दिए जाएंगे, तो ये बात भी एकदम सही है, यानी कि इनको एक तरह से 100 दिन के रोजगार की ये गारंटी है। इनको यानी कि इनको जो लोक कलाकार हैं, राजस्थान के स्थानीय कलाकार हैं, इनके लिए ही ये योजना लाई गई है, तो 100 दिन के रोजगार की उनको एक तरह से गारंटी है। कला प्रदर्शन के अवसर दिए जाएंगे, कहाँ, जो भी राजकीय मेले, त्योहार, उत्सव आयोजन जो भी होंगे वहां इनको इस तरह के अवसर मिलेंगे। तो ऑप्शन डी ही इसका उत्तर बचा। अब डी में जो जानकारी है, यानी कि यंत्र उपकरण खरीदने के लिए इनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो ये बात गलत है। इनको 10,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपए की एक बार ये आर्थिक सहायता, यानी कि इस योजना का अगर वो लाभ लेते हैं तो एक बार ही उनको केवल 5,000 रुपए इस काम के लिए दिए जाएंगे कि उनकी कला से संबंधित जो भी यंत्र उपकरण आदि हैं वो खरीद सकें। क्या हुआ उत्तर? डी। अगला क्वेश्चन क्या है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इस योजना पर भी अभी राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड वाला एग्जाम हुआ था आरपीएससी वाला, उसमें अभी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। वहां तो केवल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, एग्जैक्टली मेरे को लैंग्वेज उसकी याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से था कि जो भी पंजीकृत श्रमिक हैं और स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके हित के लिए या उनके आर्थिक हित सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इनमें से कौन सी योजना लाई गई है। तो ऑप्शन में एक नाम था चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। इसके अलावा जैसे था चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इस तरह से करके 3-4 ऑप्शन थे, जिसका उत्तर क्या था? चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि इस योजना की डिटेल में जानकारी दी गई है और पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए क्या है? योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर इससे लाभान्वित होंगे, तो यही जानकारी गलत है। इसमें 18 से 40 नहीं, इसमें जो श्रमिकों की आयु है वो रखी गई है 25 से 60 वर्ष।
इस आयु वर्ग के पंजीकृत श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं इस योजना से लाभान्वित होंगे। तो पहली लाइन तो गलत होगी, बाकी तीन भी हम पढ़ लेते हैं। ये आपको योजना की जानकारी के लिए याद रखना चाहिए कि योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, तो ये बात भी सही है। श्रमिक अगर अस्पताल में भर्ती होता है तो उसको अधिकतम 7 दिन तक और प्रतिदिन 200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। और इस योजना का लाभ तब मिलेगा जब जो श्रमिक है उसकी अस्पताल में न्यूनतम भर्ती होने की जो अवधि है वो कम से कम 24 घंटे हो, यानी कम से कम 1 दिन वो भर्ती जरूर हुआ हो। इससे कम अगर है तो इस योजना के तहत उसको पात्र नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा उत्तर हुआ इसका? ए, यानी कि 18 से 40 नहीं, इसमें जो आयु वर्ग है वो है 25 से 60 वर्ष। किसानों को अपने खेतों पर आवास बनाने के लिए संचालित सहकार ग्राम आवास योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो योजना का उद्देश्य तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि सहकार ग्राम आवास योजना किस लिए लाई गई है? किसानों को अपने खेतों पर आवास बनाने के लिए यह योजना ऋण उपलब्ध कराती है। आपसे पूछा है अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है? 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। यह है अधिकतम 50 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। ये एक दीर्घकालीन ऋण है, यानी लंबी अवधि तक का ऋण है। और दीर्घकालीन ऋण से यहां मतलब कितना है? अधिकतम कितने समय के लिए है ये? तो ये 15 वर्ष के लिए अधिकतम ये ऋण है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें जो ब्याज है किसानों को कितना? तो 6% किसान को इस पर ब्याज देना होगा ऋण पर। और अगर किसान हर बार जो अपना ऋण है वो समय से चुका रहा है, उसकी जो इंस्टॉलमेंट है यानी किस्तें जो हैं वो समय से अगर वो चुका रहा है, तब उसको 5% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा, अगर ऋण का भुगतान वो टाइम टू टाइम कर रहा है। किस विभाग द्वारा संचालित है योजना? तो राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा है। क्लियर सारी जानकारी? कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत प्रति दिवस कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए या 30 रुपए। अभी ये घोषणा की गई थी राज्य सरकार के बजट में, और बजट कब आया? 10 फरवरी को। तो राज्य बजट 2023-24 की ये घोषणा है, जिसमें कहा गया कि जो कॉलेज में अध्ययनरत छात्राएं हैं, अगर उनकी घर से और आवास की जो घर से और विद्यालय की महाविद्यालय कॉलेज छात्राओं के लिए है, तो उनके कॉलेज से जो उनके कॉलेज से घर की दूरी 10 किलोमीटर, कॉलेज से घर की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक है, तब उनको इस योजना के तहत पात्र माना गया है। और उनको प्रतिदिन कितना? 20 रुपए इस योजना के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। अब जो स्कूल छात्राओं के लिए योजना संचालित थी वो पहले से संचालित थी। वो कब से कौन सी क्लास की छात्राओं के लिए थी? कक्षा 9 से 12 की छात्राओं के लिए। और उनके लिए जो लिमिट रखी गई डिस्टेंस यहाँ 10 किलोमीटर है कॉलेज छात्राओं के लिए, स्कूल छात्राओं के लिए कितनी है? 5 किलोमीटर से ज्यादा अगर उनका घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस है तो उनको इस योजना के तहत लाभ दिया पहले से ही जा रहा था, अब कॉलेज छात्राओं के लिए भी लागू कर दी गई है। राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों को आर्थिक संबल देने हेतु लाई गई योजना शोध के लिए फेलोशिप योजना। इसके अंतर्गत कुल कितने शोधार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? यानी कि राजस्थान की जो सरकारी कॉलेज है और जो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके लिए योजना लाई गई शोध के लिए फेलोशिप योजना। कितने शोधार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? 5000, 4500, 2000 या 6000। तो इसमें 6000 शोधार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इन 6 को भी आगे डिवाइड किया गया है 2 तरह से, 2200 जो शोधार्थी हैं उनको और 3800। इसका मतलब क्या है? जो 2200 शोधार्थी हैं इनको प्रति माह कितने? 20,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो 3800 शोधार्थी हैं इनको प्रति माह कितने? 25,000। अब इनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको आगे डिवाइड किया गया है। कुल कितनी संख्या रखी गई है? तो यह है 6000। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने के लिए शुरू किया जा रहा है? ये 2nd ग्रेड वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज वहां से लिया है। इस जानकारी पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो जैसा क्वेश्चन था वहां से सीधा यहाँ लिया गया है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो ऑप्शन क्या है इसके, आपका अगला कदम यानी कि योर नेक्स्ट स्टेप, दूसरा है स्मार्ट शाला, तीसरा डायल फ्यूचर और चौथा मुस्कान कार्यक्रम या स्माइल प्रोग्राम। ऐसे ही ऑप्शन थे, ब्रैकेट में भी ऐसे ही लिखा हुआ था, केवल एक चीज यहाँ चेंज की है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वहां यहाँ लिखा हुआ था स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, उसको मैंने यहाँ केवल विद्यालयों में लिखा है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है डायल फ्यूचर। डायल फ्यूचर या जिसको कहा जा रहा है भविष्य की राह। डायल फ्यूचर या भविष्य की राह नवाचार जो कार्यक्रम है, ये किस लिए शुरू किया गया है, तो जो 10वीं पास विद्यार्थी हैं उनको आगे कौन सा विषय लेना चाहिए या करियर उनको कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, इसके लिए एक करियर काउंसलिंग के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें विद्यालय के ही जो शिक्षक हैं उनमें से कुछ शिक्षकों को चयनित किया जाएगा पथ प्रदर्शक के रूप में, और यही पथ प्रदर्शक जो होंगे पहले इनकी ट्रेनिंग की जाएगी, फिर ये विद्यार्थियों को समझाएंगे कि कौन से विषय में या आजकल कौन से क्षेत्र में ज़्यादा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यही करियर काउंसलिंग प्रोग्राम है, जो कब से शुरू हुआ, कार्यक्रम ये शुरू हुआ है 27 जून 2023 को ये लॉन्च किया गया। राजस्थान युवा महोत्सव में भाग लेने हेतु प्रतिभागियों की आयु सीमा कितनी रखी गई है, 15 से 29 वर्ष, 18 से 40, 16 से 30 या 18 से 35। ये एक कार्यक्रम है जिसमें 3 स्तरों पर आयोजन किया जाए। अच्छा, पहले इसका उत्तर बता देता हूँ, ये है 15 से 29 वर्ष। 3 स्तर हैं इसमें, कौन कौन से, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। अब ये स्तरों का क्या मतलब है, यहाँ अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। किस तरह के कार्यक्रम होंगे, जैसे गायन, वादन, लोक कला से संबंधित, यानी कि युवाओं को प्रमोट करने के लिए कि वो स्थानीय कला से जुड़ पाएं, साथ के साथ कला के माध्यम से उनको रोजगार के नए अवसर मिल पाएं, और राजस्थान में भी जो विलुप्त होती हुई लोक कलाएं हैं उनका भी संरक्षण हो पाए, यानी कि दोनों काम एक साथ हो पाए, जिसके लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयु वर्ग कितना रखा गया है युवाओं के लिए, 15 से 29 वर्ष। इंडो ईस्ट अफ्रीका एक्सपो 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है। ये दरअसल राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के साथ साथ राजस्थान की सरकार के साथ साथ ईस्ट अफ्रीका के जो देश हैं, अब उनके बीच में यहाँ के ट्रेड को बढ़ाने के लिए, यहाँ से निर्यात बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब आपसे पूछा गया किस स्थान पर किया गया, जयपुर, दिल्ली, नैरोबी या फिर अदिस अबाबा। ये नैरोबी कहाँ है, केन्या की राजधानी है, अदिस अबाबा ये इथोपिया की राजधानी है। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है नैरोबी, यानी कि केन्या। नैरोबी केन्या में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कब से कब किया गया इसका आयोजन, इसका आयोजन किया गया 5 से 7 जुलाई। केन्या के नैरोबी, जो केन्या है किधर आता है, ईस्ट अफ्रीका के जो देश हैं उनमें आता है। तो इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो, व्यापार को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया केन्या के नैरोबी में। कब, 5 से 7 जुलाई। राजस्थान किसान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर भरतपुर। ये पूछा गया है राजस्थान किसान महोत्सव। इसके बाद फिर संभाग स्तरीय महोत्सव हैं, उनका भी आयोजन किया गया, लेकिन राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया गया था जयपुर में। और इसका उद्देश्य क्या था, किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, कि जो पुरानी उनके मेथड हैं कृषि के, उनके बजाय अब जो नई नई तकनीक आ चुकी हैं उन पर उनको शिफ्ट करना। इसकी जानकारी देने के लिए राजस्थान किसान महोत्सव, राज्य स्तरीय जो महोत्सव है उसका आयोजन किया गया जयपुर में। लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत लंपी रोग से दुधारू पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, तो इस कार्यक्रम के तहत 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आज की क्लास के 10 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गए। अब जो मई वाली हमारी लास्ट क्लास थी, यानी कि इससे पहले वाली क्लास नंबर 29, एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। उस दिन पहला क्वेश्चन क्या था, यानी कि कल की क्लास का, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रजत पदक जीतने वाली शोभा शेखावत का संबंध कुश्ती से है, और ये 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में इन्होंने ये पदक जीता है। हाल ही में स्वच्छ भारत निदेशालय ग्रामीण की ओर से मरुधरा का मान स्वच्छता सम्मान 2023 ये समारोह आयोजित किया गया। इसमें सिरोही जिले को किस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, सिरोही को प्राप्त हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 स्टार कैटेगरी में। मॉडल विलेज में किसको मिला, तो मॉडल विलेज और ODF प्लस इन दोनों में किसको मिला, उदयपुर को।
और रेट्रोफिट टू ट्विन फिट, इसमें किसको मिला? इसमें मिला बीकानेर। ट्रैवल साइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा निम्नलिखित में से किस होटल को ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित करते हुए विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया? यह है जयपुर का रामबाग पैलेस होटल। यूएन द्वारा मरणोपरांत डैग हैमर्सकजोल्ड अवार्ड से या मेडल से सम्मानित किए गए शिशुपाल सिंह और सांवलीराम विश्नोई, इनका संबंध किस स्थान से है? तो शिशुपाल सिंह है सीकर से, सांवलीराम विश्नोई है बाड़मेर से। सी ऑप्शन सही है। दोनों ही बीएसएफ में कार्यरत थे और दोनों संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के सैनिक थे और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में शांति स्थापना में कार्य करते हुए दोनों शहीद हुए। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो इन तीनों को ही सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन डी सही है। सत्येंद्र यादव और तेजपाल, इन दोनों का संबंध कहां से है? अलवर। और संदीप झलड़िया का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है झुंझुनू। किस जिले के राजकीय अस्पताल को स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायाकल्प अवार्ड प्रदान किया? झुंझुनू जिले के राजकीय अस्पताल को प्रदान किया गया। प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया स्वच्छता में और इसके लिए इसको 50 लाख रुपए की इनामी राशि, पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई। नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज 2023 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की टीम ने एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो बिट्स प्लानिंग की संस्था ने, बिट्स प्लानिंग की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये ओवरऑल विश्व में इसकी रैंक क्या रही? तो विश्व में इन्होंने 12वां स्थान प्राप्त किया। राजस्थान में एशिया में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। इन्होंने कार्बन फाइबर से एक रोवर बनाया था। रोवर आजकल वैसे भी चर्चा में है। प्रज्ञान रोवर अभी चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर चुका है। कहाँ? चांद पर। और उसी के रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान रोवर। ऐसा ही एक रोवर बिट्स प्लानिंग की टीम ने भी बनाया, जिसके लिए इनको एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। विश्व में 12वां स्थान प्राप्त हुआ। कार्बन फाइबर से बना हुआ रोवर था जो कि वजन में हल्का था। एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर द्वारा आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक स्टेक होल्डर कॉन्क्लेव के प्रथम संस्करण के दौरान किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? गुलाबो सपेरा को लाइफ टाइम अचीवमेंट, हनी पुस्ता को उस्ता कला के लिए कला रत्न अवार्ड दिया गया और भीम सिंह को पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन रत्न। वाराणसी में आयोजित 42वीं सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में राजस्थान ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को हराया। राजस्थान के कप्तान कौन थे? तो जसविंदर जस्सा। चांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में रजत पदक जीतने वाली अवलिन लेखरा का स्कोर क्या रहा? इनका स्कोर क्या था? 250.1। और ये स्कोर किसका था जिसने जीता स्वर्ण? स्वर्ण किसने जीता? तो स्वर्ण जीता अन्ना बेसन। कहां से है ये? तो इनका देश है स्वीडन। ये भारत का पैरा स्पोर्ट्स में कौन सा पदक था जो अपनी लेखरा ने जीता? ये भारत का 100वां पदक था पैरा स्पोर्ट्स में। तो यहाँ समाप्त हुई कल की और आज की क्लास। अब हम जून 2023 वाला मैटर शुरू कर चुके हैं। आज की क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन किस पर थे? योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां एवं अभियान। अब अगली जो क्लास होगी उसमें क्या होगा? जून 2023 के प्रमुख मुद्दे, घटनाएं, कार्यक्रम और उसके बाद फिर चर्चित स्थल। अब ये हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।